कि आपने कौन सा प्रोटीन बोला है, कैसीन प्रोटीन के बारे में बात किया है। तो सो यू हैव टू मेंशन दैट वे प्रोटीन हैज बीन डिनेचर्ड इन द मिल्क एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्कम। नाउ कमिंग टू द साइंटिफिक रीजन कि स्कम का फॉर्मेशन होता क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि मिल्क का जो सरफेस होता है वही ड्राई आउट करता है और ना कि मिल्क के बॉटम में। यानी अगर हम मिल्क को हम हीट कर रहे हैं स्टोव की मदद से तो मिल्क का जो सरफेस होता है वही ड्राई आउट करता है, ना कि मिल्क का बॉटम। कायदे से अभी मैं बताता हूँ इसका वजह है ना। कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब हम इसको हम हीट कर रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा हीट जो होता है वो बॉटम में ही प्रेजेंट होता है। तो कायदे से तो यही होना चाहिए कि बॉटम का जो मिल्क है उसको स्कम फॉर्मेशन करना चाहिए था, लेकिन स्कम का फॉर्मेशन होता कहाँ है? स्कम का फॉर्मेशन होता कहाँ है? मिल्क के सरफेस पर। मिल्क के बीच में भी स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस रीजन को हम समझते हैं साइंटिफिकली कि ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग क्या होता है और फ्रीजिंग क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और ये सरफेस फेनोमेना है। यानी इवेपोरेशन जो होगा वो सरफेस पे होगा। इवेपोरेशन यहाँ बीच का मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट नहीं करेगा। इवेपोरेट हमेशा जब भी करेगा तो वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वही इवेपोरेट करेगा। और फ्रीजिंग जो है वो भी सरफेस फेनोमेना ही है, लेकिन वो टॉप टू बॉटम होता है। कि अगर हम वाटर को फ्रीज करने का कोशिश करते हैं, अगर फ्रीज में रखते हैं वाटर को, तो जो वाटर फ्रीज होना शुरू करता है वो टॉप टू बॉटम फ्रीज होना शुरू करता है। यानी पहले टॉप का लेयर फ्रीज करेगा, टॉप का लेयर वाटर से आइस में कन्वर्ट करेगा एंड देन नीचे का लेयर आइस में कन्वर्ट करेगा। बहुत सारे वीडियो मूवीज़ में, जैसे इंटरटेनमेंट मूवी में था कि डॉग जो है वो आइस पे जाता है और वो फट जाता है तो उसमें अक्षय कुमार खुद गिर जाता है, ना कि डॉग गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऊपर पे आइस था नीचे में पानी था? तो इसका यही वजह है कि ये फ्रीजिंग जो होता है वो सरफेस से शुरू होता है और बॉटम तक जाता है, लेकिन वहीं पर बॉइलिंग जो है वो बॉटम से शुरू होता है और सरफेस तक जाता है, टॉप, है ना। तो ये बॉइलिंग का फेनोमेना है और ये फ्रीजिंग का फेनोमेना है। तो जो वाटर का फ्रीजिंग होता है वो पहले सरफेस से शुरू होता है और धीरे धीरे होते होते वो बिल्कुल बॉटम तक पहुंचता है, और इस तरह से पूरा वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट करता है। तो अभी क्या है कि हमको तो फ्रीजिंग पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है बॉइलिंग। तो हम बॉइलिंग को समझते हैं कि बॉइलिंग बॉटम से टॉप तक क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉइलिंग बॉटम से टॉप की तरफ हो रहा है? तो इसका पहला सिंपल सा रीजन साइंटिफिक रीजन है, जो साइंस का यही फायदा है ना। हम जो पढ़ रहे हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका यही फायदा है कि हमको साइंस समझना है, ना कि चीज़ों को रटना है। और साइंस का फायदा सिंपल सा है कि हमको रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। हर जगह पर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ ही होता है। जब जैसे ही हम उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि चीज़ों को रटने का। तो हम पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, अगर आप बायोलॉजी को रट रहे हैं, अगर आप साइंस को रट रहे हैं, तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहे। संभव है कि मैं भी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है। इसलिए तो डिफरेंट टीचर्स बने हैं, ताकि हम एक से तो दूसरे समझेंगे, दूसरे समझेंगे तो तीसरे से समझेंगे। तो जब तक हम समझेंगे तो तक टीचर बदलते रहेंगे। अब किसी को किसी से समझ आता है तो वो टीचर किसी के लिए अच्छा हो सकते हैं, किसी के लिए बुरा भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कितने क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो साइंस का मतलब ही हमको समझना है। तो हमको कोशिश करना है कि टॉपिक को जितना अच्छे से हम समझ सकें ताकि हमको उसको रटने का जरूरत नहीं पड़े। तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि बॉइलिंग जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ कैसे जाता है। तो जैसे हम मिल्क को हीट किए तो सबसे पहले हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट पढ़ा है हमने ना। ये स्पेसिफिक हीट मिल्क का भी होता है और स्पेसिफिक हीट जिस भैसल में रख कर इसको हम गर्म कर रहे हैं, इस भैसल का भी स्पेसिफिक हीट होता है और मिल्क का भी स्पेसिफिक हीट होता है। तो जब तक इसको हम इतना हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी S1 + S2 दोनों को जोड़ के जब तक इतना हीट हम प्रोवाइड नहीं कर देंगे कम से कम, तब तक इसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखा जाएगा। जब हम S1 हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये सरफेस को पास कर करके हीट अब मिल्क के अंदर पहुंचने लगा, लेकिन अब वो मिल्क तब तक आगे पास नहीं करेगा हीट को जब तक उसके हम स्पेसिफिक हीट को क्रॉस ओवर नहीं कर जाते। जैसे ही हम उसके स्पेसिफिक हीट को क्रॉस ओवर कर जाएंगे तो वो हीट जो है अब वो मिल्क आगे पास करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कॉन्टिन्यूअस हीटिंग करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कॉन्टिन्यूअस हीट कर रहे होंगे, जिसका बॉटम तो हीट हो गया, जैसे ही बॉटम हीट होगा तो बॉटम का जो हीट है वो आगे ऊपर की तरफ पास होगा, फिर वो हीट आगे की तरफ पास करेगा। तो क्या होगा कि हीट का फ्लो होता चला जाएगा। किस मेथड से? कंडक्शन मेथड से। हीट का कंडक्शन होगा इसके अंदर, मिल्क के अंदर।
ठीक है। तो ये हीट ऊपर की तरफ फ्लो होता जा रहा है, इसलिए बॉइलिंग जो है वो बॉटम टू सरफेस फिनोमेना में कंसिडर किया जाता है। अभी क्या है कि हम तो मिल्क को लगातार हीट कर रहे थे, जब हम मिल्क को हीट कर रहे थे तो जो हीट फाइनली सरफेस पे पहुंच जाता था अभी तक, वो हीट क्या करता था कि बाहर स्टीम के फॉर्म में निकल जाता था। स्टीम के फॉर्म में क्यों निकलता था? क्योंकि ये हीट तब तक वेट करता था जब तक इसको नीचे से एक्स्ट्रा हीट नहीं मिल जाता था। जैसे ही इसको एक्स्ट्रा हीट मिलना शुरू होता था, तब ये सरफेस का जो मिल्क है उसमें जो वाटर है वो उस हीट को लेकर के स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था, और इस तरह से हमारा मिल्क जो है धीरे धीरे बॉयल करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे इसका सरफेस से निकलता जाता है, यानी यहाँ पे इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इसका इवेपोरेशन होता जाएगा तो इसका तो पहले बात तो लेयर थोड़ा सा घट जाएगा नीचे की तरफ, यानी जो बॉयल्ड मिल्क होगा, और जब हम रॉ मिल्क को रखेंगे वेसल के अंदर और जब उसको हम बॉयल करके लास्ट में देखेंगे तो हमारे मिल्क का जो लेयर है वो चेंज कर जाता है। तो इसका एक रीजन तो यही है कि हमारा जो सरफेस का जो मिल्क था उसका वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगा, और वो स्टीम में कन्वर्ट होकर के इन्वायरमेंट में जाने लग गया, जिस वजह से इसका जो लेयर था वो घट गया, यानी कि उसका जो हाइट था मिल्क का जो हाइट था वो डिक्रीज कर गया। ठीक है। तो अभी तो इसको हीट मिल रहा था लगातार, तो नीचे से हीट ले रहा था और उतना हीट मिल जाता कि ये आगे स्टीम में कन्वर्ट कर जा रहा था। ये था कंटिन्यूअस बॉइलिंग का केस। लेकिन जैसे ही हम बॉइलिंग को रोक देते हैं, हम जैसे ही यहाँ से जो हीट का फ्लो हो रहा था उसको हम हटा देते हैं, तो अब क्या होगा कि हीट तो इसको मिल चुका है। इसे यहाँ से हम इसको हीट को हटा दिए, हम हीट देने वाले मशीन को हटा दिए, स्टॉप को हटा दिए हम। तो जैसे यहाँ से हम स्टॉप को हटा दिए तो सरफेस में तो हीट मिल चुका है, और इस मॉलिक्यूल को तो पता नहीं है कि हीट नीचे से खत्म हो चुका है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक ये वाला हीट ट्रांसफर होकर के यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है। तो इस हीट को भी नहीं पता है, ये तो इंसान हमारे तरह तो समझदार है नहीं जिसको पता चल जाए कि हीट पास, अब हमको हीट नहीं मिला तो हम आगे पास नहीं करेंगे। इसका तो सिंपल सा फेनोमेना बन चुका है कि हीट अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को पास कर देगा। तो जैसे ही हीट मॉलिक्यूल में पास होते होते सरफेस पे पहुंच जाएगा, तो ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल है ये हीट को लेकर के स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट होता ही रहेगा। अगर हम इसको यहाँ से सरफेस से बॉटम से निकाल दिए तब भी ये कुछ देर तक इसका जो बॉइलिंग इवेपोरेशन है वो प्रोसेस कंटिन्यू ही रहेगा। तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मिल्क के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ हीट गेन नहीं कर लिया जाता, यानी ये सरफेस है और ये बेस है, बॉटम है। तो इस दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक ये हीट का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता रहेगा। और ये सेम कैसे होता है, ये जो टेम्परेचर है ये तो अब जब से यहाँ से हीट का फ्लो यहाँ हो गया तो ये टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये सेम कैसे होता है, ये टेम्परेचर वापस से यहाँ से लॉस हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से। तो टेम्परेचर लॉस होता जा रहा है और टेम्परेचर यहाँ से मिलता जा रहा है इसको, लेकिन एक समय होगा कि ये लॉस करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं। जब इसको यहाँ से टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ये लॉस तो करता जाएगा। एक समय के बाद ये दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो जिस समय पर ये दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाता है उस समय से काफ़ी पहले शुरू हो जाता है हमारा एस्कम का फॉर्मेशन। लेकिन जब ये बराबर होना शुरू हो जाता है तो एस्कम का फॉर्मेशन हमको दिखने लग जाता है। एस्कम फॉर्म क्यों करता है? जब हम मिल्क को हीट कर रहे थे तो मिल्क का जो फैट ग्लोब्यूल था, उसके अलावा जो मिल्क के अंदर जो मिनरल्स था और इसके अलावा जो मिल्क के अंदर जो डिनेचर प्रोटीन था, ये सब ऊपर सरफेस की तरफ जा रहा था। ये सब प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? ये तो वेट प्रोटीन है, जो टूटा हुआ प्रोटीन है। इसके अलावा जो फैट कौन सा है, जो फैट टूट गया है, तो ये फैट भी ऊपर चलाता है और जो प्रोटीन है ये भी ऊपर आने सरफेस की तरफ आना शुरू कर देता है। तो जब ये सरफेस की तरफ आना शुरू कर देता है तो यही स्लोली ये स्कम का फॉर्म करने लगता है, यानी ये ड्राई आउट होने लगता है। ड्राई आउट क्यों होता है? अभी तो हीट तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन ये हीट चाहता है ऊपर की तरफ पास करना, लेकिन इनका हीट जो है स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, उस हीट को अपने अंदर रख लेता है। इस हीट को अपने अंदर ये चूंकि रखना शुरू कर देता है तो वो हीट उसके अंदर जमा होने लगता है। जब उसका अंदर हीट जमा होने लगता है तो उसको तो उतना हीट मिल नहीं रहा है कि वो हीट को ऊपर पास करे, तो वो हीट उसके अंदर जमा होने लगता है। तो जब वो हीट को अपने अंदर जमा करने लगता है तो धीरे धीरे क्या कर देता है, वो ऊपर का सरफेस ही ड्राई आउट कर जाता है। जैसे ही सरफेस ड्राई आउट कर जाता है तो स्कम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अभी इसको रोकने का क्या चांस मैंने बताया था कि तो हम वेसल को कवर कर दें। तो अगर हम वेसल को कवर कर दिए तो अब हीट का फ्लो सरफेस से बाहर होना बंद हो जाएगा। तो जब सरफेस से बाहर होना बंद हो जाएगा तो ये जो हम बताए थे कि ये हीट फ्लो हो रहा था और बाहर निकल रहा था, ये हीट का फ्लो ही बंद हो जाएगा। जब हीट का फ्लो बंद हो जाएगा तो सिर्फ क्या होगा कि जैसे ही मिल्क को हम हीट करेंगे
तो ये पहले इनिशियली कुछ देर के बाद ये टॉप बॉटम का हीट और टॉप का जो हीट है ये आपस में इक्विलिब्रियम में चला आएगा। जब ये इक्विलिब्रियम में चला आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि हम फर्दर हीटिंग करेंगे। जब फर्दर हीटिंग करेंगे तो ये अंदर इसके अंदर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब बॉयल तो इसके अंदर हो रहा है लेकिन इसके अंदर जो है स्कम का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट का प्रोसेस था जिसमें कि हीट यहाँ तक आ रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था, इसके अंदर जो चर्न मॉलिक्यूल था वो उसके अंदर जमा हो जा रहा था, तो ये अपने अंदर हीट को समेटना शुरू कर देता जिसकी वजह से ये ड्राई आउट हो जाता था। लेकिन चूंकि ये कवर्ड है तो अब ये स्टोरी ही नहीं हो रहा है कि ये बाहर निकलेगा। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है पहले ही, तो टेम्परेचर का फ्लो होगा ये पॉसिबल ही नहीं है। जब टेम्परेचर का फ्लो नहीं होगा तो स्कम का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम मिल्क को कंटिन्यूसली स्टीर करते रहेंगे यानी मिल्क को मिलाते रहेंगे तब भी स्कम के फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्कम फॉर्मेशन को कैसे हम रोक सकते हैं और इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, और दोबारा भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रॉपर आपको क्लियर करना है, क्योंकि ये साइंस का लेक्चर है तो कोशिश करना है कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। अब जितना कंसेप्ट मेरा क्लियर है कम से कम उतना कंसेप्ट तो क्लियर होना बनता है। तो ये था साइंस बिहाइंड स्कम फॉर्मेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक विच इज नोन एज न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ मिल्क, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। हमको मिल्क से